जे एडवांस का एग्ज़ाम हर साल आपको यही रिकॉल कराता है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो सारे सवाल बिल्कुल फंडामेंटल से ही बनते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है, जेई में नहीं पूरी ज़िंदगी में, कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। भले ही अभी ना मिले तो कॉलेज में जाके मिलेगी या फिर आगे लाइफ में कि मिलेगी। हार्ड वर्क तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, वो आपको स्टैंडर्ड में हमेशा ऊपर उठाती ही जाती है। हाय एवरीवन, आज जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और हमारे साथ अनअकैडमी कोटा सेंटर पर अपने टॉपर्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने लास्ट 2 और 1 ईयर अनअकैडमी कोटा सेंटर से पढ़ाई करी और आज जेई एडवांस के रिजल्ट में फोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज इन लोगों से जानते हैं कि इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखा, जिसकी वजह से इतनी शानदार रैंक्स तक ये पहुंच पाए। तो आर्यन से सवाल पूछा जाए। आर्यन, ड्यूरिंग द सेशन आपके रेगुलरली 20 या 21 दिन पर टेस्ट हुआ करते थे, तो उन टेस्ट को तुम अटेम्प्ट करते थे, उनके पास एनालिसिस वगैरह करते थे, मतलब इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस रही है? मतलब नेक्स्ट ईयर जो 26 या 27 में जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो इस पेपर को देंगे और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि वो भी तुम्हारे जैसे ही बहुत शानदार रैंक्स के साथ सेलेक्ट हो। तो कुछ बताओ यार इस बारे में। तो टेस्ट वगैरह तो जैसा सर ने बताया कि हमारे 14 और 21 डेज़ के इंटरवल्स पे होते ही रहते थे। तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता चलता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे वीक हूँ। वरना अगर हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते जा रहे हैं, तो लगता है कि हाँ प्रिपरेशन कंप्लीट है, बट टेस्ट ही हमें हमारा रियलिटी चेक देता है। और टेस्ट एनालिसिस में लोग को ऐसा करना चाहिए कि मतलब टेस्ट दे के हम लोग आएँ, उस दिन तो पढ़ाई हो नहीं पाती क्योंकि टेस्ट के बाद थोड़ा सा थकावट आ जाती है। तो जस्ट आपको आपका रिज़ल्ट वगैरह मिल जाता होगा, तो आप उसको खोलिए, हर क्वेश्चन को देखिए, उसकी टैगिंग कीजिए कि मैं मुझे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ मेरा, फिर उस पर टारगेट करके वर्क कीजिए। तो इससे आप अपना टाइम भी बचाएंगे और आपकी एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है कि हमेशा हमारे मन में एक बात रहती है कि हर मंथ में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, जो कि आर्यन ने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करी। जो भी टॉपिक्स में इसके क्वेश्चन गलत होते थे उन पर फोकस होकर टारगेटेड होकर के इसने प्रिपरेशन करी है। निशांत से अब अगला सवाल पूछा जाएगा। निशांत, जेई प्रिपरेशन के दौरान मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना मैथ्स में काफ़ी चैलेंजेस फेस होते हैं, क्योंकि मैथ्स काफ़ी टाइम टेकिंग भी है और मैथ्स का जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट भी रहता है, इवन मेंस लेवल पर भी देखें और एडवांस लेवल पर भी। तो मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्या मानना है तेरा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बता भाई। हर क्वेश्चन का हर अप्रोच का सोचना चाहिए कि किस तरीके से और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हर क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हो सके उससे ज़्यादा। और टीचर से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। मैं टीचर से थोड़ा कम कंसल्ट करता था 11th क्लास में, तो मेरा मैथ 11th में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 12th में मैंने एसपीएस सर से अच्छे से कंसल्ट किया तो मेरा मैथ बहुत इम्प्रूव हुआ। और असाइनमेंट्स करनी चाहिए मैथ्स में, मॉक तो जितना ज़्यादा कर सकें प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस वाज द मेन, और उसका मतलब एनालिसिस भी करना मेरा चाहिए। मानना ये है कि मतलब टीचर्स के रेगुलर टच में रहना बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्योंकि जब भी डिस्कशन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेई प्रिपरेशन में जो है वो है डिस्कशन। क्योंकि जब हम लोग डिस्कशंस करते हैं क्लासेस के दौरान तो एक ही क्वेश्चन के हमें मल्टीपल अप्रोचेस समझ में आते हैं, है ना। अलग अलग डायमेंशंस में हम सोच पाते हैं और टीचर के कांटेक्ट में रहने से दूसरा क्या है कि हमें सही गाइडेंस भी मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं निशांत ने 11th में थोड़ा सा डेविएट हुआ, लेकिन 12th में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया भाई। और कुछ निशान तुम्हारी तरफ से एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं? मैथ्स में एक मॉक करने चाहिए, लेकिन सारे रेलेवेंट्स मॉक करने चाहिए। मॉक टेस्ट देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? क्वालिटी, है ना। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो रिलीवेंट टेस्ट पेपर्स को दीजिए। अच्छा, अन अकेडमी में ऑल ओवर द सेशन जो भी तुम्हारे टेस्ट वगैरह हुए, दीज आर वेरी रिलीवेंट टेस्ट। ये सर वेरी रेलेवेंट टेस्ट थे। प्रांजल दोस्तों हमारा ड्रॉपर स्टूडेंट है, ठीक है। प्रांजल यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि जनरली ड्रॉपर्स के मन में रहता है, कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट रहता है कि मैंने ड्रॉप ले तो लिया, लेकिन ये मेरा डिसीजन सही है या नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के चैलेंजेस तुझे भी कहीं ना कहीं फेस हुए, है ना। कभी कभी सेल्फ डाउट हुआ होगा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए था या नहीं। मतलब आज रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में अपनी रैंक देखने के बाद क्या लग रहा है कि वो जो 1 साल पहले, हाँ, जो तूने चैलेंज लिया था, मुझे याद है कि जब तूने फर्स्ट टाइम
तूने प्लान किया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो आज क्या लग रहा है तुझे कि वो वर्थफुल रहा या नहीं रहा? यस सर, पहली बात तो ये कि जब हम ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि हमें डाउट्स रहते हैं कि क्या हम अपनी रैंक को बेटर कर पाएंगे। तो इसका मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूँगा, और मैंने भी यही सोचा था कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है, जेई में नहीं पूरी ज़िंदगी में, कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। भले ही अभी ना मिले तो कॉलेज में जाके मिलेगी, या फिर आगे लाइफ में मिलेगी। तो फिर बस एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है हार्ड वर्क, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरी ये रैंक आएगी या मतलब ये रैंक सिंपल सी आएगी। बात है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, है ना भाई? यस मेहनत करते रहो और सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? यस सर। और वही कॉन्फिडेंस एट अ एंड वर्क करता है। बहुत अच्छी बात बताई प्रांजल ने कि भैया मेहनत आपको लाइफ टाइम करनी है और हमेशा करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों अब आईआईटीज़ में पहुंचने वाले हैं, चिल करने वाले हैं। इन्हें हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। इवन आज मुझे जेई एग्ज़ाम क्रैक किए हुए लगभग दोस्तों 15 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, और अगर आपने जेई का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन विपुल से। भाई विपुल, 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, है ना? जैसे कि कई बार ऐसे चैलेंजेस रहते थे कि कभी केमिस्ट्री का बैकलॉग हो रहा है, कभी फिजिक्स का हो रहा है, कभी मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, रोज़ होमवर्क मिल रहा है, रोज़ डिस्कशंस हो रहे हैं, है ना? इतना सब कुछ चल रहा है, तो ये सब कैसे मैनेज कैसे कर रहा था? सबसे पहले तो स्टार्टिंग में कोशिश करो कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। तो जब जैसे जैसे थोड़ा टाइम होगा, टेस्ट होंगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो वीक टॉपिक पे काम करते रहो, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छोड़ देना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छोड़ देना है। वीक पे ज़्यादा ध्यान देना है और स्ट्रॉन्ग पे भी ध्यान देना है। तो ऐसे दोनों को मैनेज करके चल सकते हैं। अच्छा, जैसे एक बात बता, केमिस्ट्री में कई बार लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट हैं, है ना? मतलब टोटल लोग सोचते हैं कि जेई की प्रिपरेशन में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा ही क्या? मतलब केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो 5 सब्जेक्ट बन जाएंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। मतलब केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट में आता भी 1/3 है। मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 1/3 पार्ट होते हैं, तो उनको 1/3 ही टाइम देना चाहिए पूरी केमिस्ट्री का। अच्छा, ये ऐसे बता, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स था। चलो बहुत बढ़िया भाई। देख रहे हो दोस्तों, केमिस्ट्री में सिर्फ रट्टा मारा। जैसे केमिस्ट्री कई सारे लोगों को बोरिंग लगती है जेई प्रिपरेशन के दौरान, या फिर मैंने देखा है जनरली केमिस्ट्री में लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन मुझे इस बार का जेई पेपर देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही थी यार, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग था, है ना? मतलब फिजिक्स ने कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा मतलब धोखा तो दिया ही है ना? क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो सेकंड पेपर था दैट वाज क्वाइट लेंथी, कैलकुलेटिव वाइज भी काफ़ी लेंथी रहा है, ठीक है? तो केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है? केमिस्ट्री में मतलब पहले कोशिश करो कि जितना ज़्यादा समझ सकते हो उतना समझ लो, क्योंकि समझी हुई चीज़ तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। बाकी जो बचा है वो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। मतलब एट द एंड तो रटना ही है, लेकिन रटना भी है तो लॉजिक के साथ रटना हाँ, है। ऐसा नहीं है कि पूरी केमिस्ट्री रटनी पड़ेगी। मतलब 50 60 70% तो समझने वाला है, लास्ट का 30 40 तो तुम्हें रटना होगा। और वो रटा जाएगा भी। टीचर से कंसल्ट करो कि सर ये मेरे को याद नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब कुछ वो निमोनिक्स वगैरह भी बता देते हैं टीचर्स वगैरह, तो ईजिली रटा भी जाता है। ओके ग्रेट। यार आर्यन, अगला सवाल, 2 साल का ये सफ़र फाइनली ख़त्म हो गया अनअकैडमी कोटा सेंटर पर, है ना? ओवरऑल कोटा सेंटर का तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जो सोच करके आया था, जिस सपने के साथ तू इस कोटा शहर में आया था, मुझे पता है कि थोड़ा सा रैंक को लेकर के तो तुम लोग सभी दुखी हो गए। मतलब हर स्टूडेंट को जो भी रैंक मिलती है वो उस रैंक के बाद थोड़ा तो दुखी होता है। उज्ज्वल से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी कहता कि इसे 2 सवाल सही हो जाते तो शायद मेरी AIR 1 आ जाती, है ना? लेकिन ओवरऑल जिस सपने के साथ शहर में आया था, क्या लग रहा है कि वो सपना पूरा हो गया है? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से सपना तो मेरा था कि आईआईटी दिल्ली जाना है मुझे, तो फाइनली अब तो वहीं जा रहा हूँ। ग्रेट। और जो जर्नी थी वो तो बहुत अच्छी थी। मतलब 2 साल में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बने मेरे। मतलब जो कि सबका एक ही एम था कि जेई में फोड़ना है आके 11 से ही। और टीचर्स भी यहाँ पे सबसे बेस्ट हम लोग को मिले थे। मतलब
हम लोग की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मतलब बेस्ट हम लोग कर सकते थे हम वो कर पाए। वो एग्ज़ाम डे पे थोड़ा सा गड़बड़ तो हो जाता है कुछ के साथ, बट नेवर द माइंड, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, वो आपको स्टैंडर्ड में हमेशा ऊपर उठाते ही जाती है। आप अगर यहाँ देख के सोचोगे तो लगेगा कि यार वहाँ नहीं पहुँच पाया, बट ओरिजिनल पोजीशन से अब आप कहाँ पे हो ये बहुत मैटर करता है। तो ये तो जर्नी कोटा की, ये पूरी 2 साल की जर्नी ने मुझे यहाँ से मतलब यहाँ पर पहुँचा दिया है। मतलब एक बात, एक डायलॉग हमेशा बोला जाता है कि आप कोटा से चले जाओगे लेकिन कोटा आपसे नहीं जाएगा। क्या ये बात, अब ऑब्वियस सी बात है, सफ़र ख़त्म हो गया है, कोटा छोड़ने का वक्त आ चुका है, तो क्या ये बात फील हो रही है कि कोटा ने आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं सिखाया, कोटा ने आपको बहुत कुछ जिया है? हाँ? हाँ, कोटा ने मतलब एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चैलेंजेस फेस करना सिखाया है। चैलेंजेस से भाग के कभी हम उन्हें कॉन्कर नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें फेस ना कर लें, और कोटा लाइफ ने यही सिखाया 2 साल में कि टेस्ट में कम नंबर आए कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में फिर फाइट करनी है, फिर अपना रैंक को बेटर करना है। तो ये सब कोटा लाइफ ही सिखा सकती है और कहीं नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार बात बताई। प्रांजल, जैसे अनअकैडमी कोटा सेंटर पे बहुत तरह के मटेरियल मिलते हैं, जैसे मॉड्यूल मिलता है, ईएलपीज भी मिलती हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, स्पेशल असाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा क्लास टेस्ट हैं, मतलब इतना सब कुछ रिगरस एकदम, मतलब इज़ इट वर्थफुल? या कई बार ऐसा भी लगता था यार इतना मटेरियल देने की क्या ज़रूरत है? मतलब क्या तेरा फीडबैक है इस मामले में? सर तो फिर फीडबैक तो यही है कि ये जो मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है वो उस हिसाब से होता है कि किसी बच्चे को मटेरियल की कमी महसूस ना हो। तो फिर अगर किसी, जैसे मेरा भी कई बार काफ़ी सारी चीज़ें अगर छूट जाती थी, तो जब मैं टीचर से कंसल्ट भी करता था तो यही कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा मटेरियल कंप्लीट हो तभी आपकी अच्छी रैंक आएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी पक्का अच्छी रैंक आएगी। मतलब ये बहुत बढ़िया बात बताई है प्रांजल ने कि दोस्तों कॉन्सेप्ट काफ़ी लिमिटेड है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं। आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं कर लिए हैं। इसलिए ऑलवेज फोकस इन अ कॉन्सेप्ट। और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हर साल आपको यही रिकॉल कराता है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो सारे सवाल बिल्कुल फंडामेंटल से ही बनते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो ऑलवेज बिलीव इन फंडामेंटल। यार निशांत, जैसे कि तुझे याद होगा कि हम लोग स्पेशल असाइनमेंट्स दिया करते थे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस हुआ करते थे। कई बार ऐसा भी लगता है ना, इतने इजी क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं, हम तो एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगा तुझे वो स्पेशल असाइनमेंट्स, इज इट वर्थफुल और नॉट? मतलब क्या फीडबैक है तेरा? सर 11th में तो कॉन्सेप्ट्स फिल करने के लिए मैंने स्पेशल असाइनमेंट किए थे, लेकिन मैंने 12th में उनको क्विट कर दिया था क्योंकि 12th में मेरा अंडरस्टैंडिंग लगता है इम्प्रूव हो गया था, तो मैं क्लास में ही समझ लेता था उनको। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में जो एक गैप होता है 11th क्लास में, उस गैप को फिल करने में स्पेशल असाइनमेंट्स ने हेल्प करी है। यस सर। ओके, नाइस। विपुल, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओवरऑल फाइनली ये जर्नी कम्स टू एंड, ठीक है, और अब आप सभी लोग अलग अलग आईआईटीज़ में जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं, काउंसलिंग के बाद पता चलेगा। वैसे ये बता कि किस आईआईटी में जाने का प्लान है? मेरा आईआईटी दिल्ली या यार मद्रास तुम सब में लोग plan क्या है। मिलके दिल्ली में ही जा रहे हो क्या? हाँ, पहले से प्लान किया हुआ है क्या? कहाँ से वैसे, होम टाउन कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा में। अच्छा, तो दिल्ली ये है कि घर के पास हो जाएगा, है? घर का भी मज़ा और कॉलेज का मज़ा दोनों मिलता रहेगा। चलिए गाइस, काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा भी हमारे कई सारे लर्नर्स हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो इस समय अपने होम टाउन में हैं। तो ये जर्नी जो है वो आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। इन स्टूडेंट्स से आपको सीखना चाहिए, इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हमेशा याद रखिएगा कि सक्सेस जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंट रहते हुए पेशेंस के साथ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये हमारे वो लर्नर्स हैं जो पिछले 2 साल से अनअकैडमी कोटा सेंटर पर रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं, सारे टेस्ट दे रहे हैं, तब जा कर के आज ये इस सक्सेस के मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल।